क्या है जरा उसे समझिए। साथियों, हाल ही के अंदर सीबीआई की एक कोर्ट ने 2 पुलिस वालों को इसलिए मृत्युदंड की सजा सुनाई या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास की, माफी चाहूंगा, आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि उनके ही सामने एक व्यक्ति मरने से पहले यह बयान दे गया था कि हमारी मौत के जिम्मेदार ये 2 पुलिस वाले हैं। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं। सीबीआई की कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में 2 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा इसलिए सुनाई क्योंकि उन पुलिस वालों के ऊपर एक मरते हुए व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि मेरे मरने के पीछे जिम्मेदार ये 2 पुलिस वाले हैं। अब आप पूछना चाहेंगे कि ये क्या कहानी है, और केवल इतने से एविडेंस के साथ कि क्या एक मरते हुए व्यक्ति ने बयान दिया कि मेरे मारने के जिम्मेदार ये 2 पुलिस वाले हैं, तो इस आधार पर क्या उन पुलिस वालों को आजीवन कारावास हो सकता है? तो आंसर तो है जी हां, हो सकता है और हो गया है। तो यहीं से एक मुद्दा निकल के आया कि क्या मरते हुए आदमी का बयान सही माना जाएगा? यानी एक व्यक्ति जो मर रहा है, इसे कहा गया मृत्युकालिक डिक्लेरेशन, यानी कि मरने से पहले की गई जो बातें हैं, मरने से पहले जो बोली गई बातें हैं, क्या वो प्रासंगिक हैं? क्या उन्हें सही माना जाएगा? यह सवाल आज का विषय है, और इस सवाल को पढ़ने के लिए हम लोग एक कानून के बारे में चर्चा करेंगे जो आज भी वैलिड है, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसकी सेक्शन 32 आज सुर्खी का कारण बनने वाला है। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि मरने से पूर्व की गई घोषणा या मरने से पहले बोली गई बातें, क्या कोर्ट उन्हें सही मानता है? मरने से पहले बोली जा रही बातों को मानने के लिए क्या किसी जज का या किसी मजिस्ट्रेट का वहां होना जरूरी है, या सीधा उन्हें मान लिया जाता है? तो आइए मैं एक एक करके सारी बातें बताता हूं। घटना क्या है पहले ब्रीफ में उसे समझ लीजिए, क्योंकि घटना में आपको रुचि नहीं होनी चाहिए। घटना यह है, हरियाणा के करनाल के अंदर एक व्यक्ति की पुलिस थाने में कस्टडी में मौत हो जाती है और वो जल करके मरता है। कस्टडी के अंदर जब वो मरता है तो मरने से पूर्व उसने मरते मरते अपने द्वारा एक बयान दिया कि मेरे मारने के लिए ये 2 पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। सीबीआई ने उस केस की जांच की और ये पाया कि ये उसके द्वारा जो कहा गया, जिन व्यक्तियों के बारे में कथन था, वो सही है, और ऐसी स्थिति में लगाए हुए आरोप को ही सही से मान लिया गया, और मानने के बाद उन 2 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी देता हूं, फिर हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन समझने से पूर्व कुछ जरूरी बातें और समझ लेनी चाहिए, और वो क्या है आइए मैं बताता हूं। साथियों, वास्तविकता में इसको ऐसे समझिएगा, यदि आपने कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत की, जैसे मान लीजिए कि आप पुलिस थाने में कभी जाकर के रिपोर्ट करें और आप ये कहें कि सर मुझे ना मतलब मेरे पड़ोसी ने पत्थर मारा, तो आपको पत्थर मारा, आपका ये बयान महत्वपूर्ण कभी पुलिस के लिए नहीं होता। मैं आपको थोड़ी सी पुलिस की कार्रवाई के बारे में एक बेसिक जो व्यावहारिक नॉलेज है ये बताता हूं। अगर आप पुलिस के पास कहने गए कि सर मुझे मेरे पड़ोसी ने पत्थर मारा, तो आप पड़ोसी के ऊपर जब शिकायत करने के लिए गए पुलिस के पास, तो पुलिस आपकी इस बात को सुनकर के शिकायत तो दर्ज कर लेगी कि हां ठीक है, बताइए क्या शिकायत है, लेकिन मुकदमा दायर नहीं करेगी। यानी कि इसके ऊपर अब केसेस आगे तब तक नहीं बढ़ाएगी जब तक वो इस बात की सत्यता प्रमाणित ना कर ले। अब सत्यता प्रमाणित कैसे होगी? आपसे पूछा जाएगा कि जरा सबूत दीजिए इस बात का कि आपके पड़ोसी ने ही आपको मारा। अपने यहाँ पे कहा जाता है ना अंधा कानून। अंधा कानून मतलब कानून के ऊपर अंधी पट्टी बंधी हुई है, ऐसा थोड़ी कानून अंधा है, नहीं, कानून एविडेंसेस के आधार पर चल रहा है। वो इसलिए ताकि वो देख करके ये अंतर ना लगाए कि ये प्रभावशाली व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है। कानून सबके लिए समान हो, इसलिए कानून की देवी के मुंह पर जो काली पट्टी है वो अंधा कानून के लिए नहीं है, वो समानता के लिए है कि ये किसी से प्रभावित ना हो कि यार ये तो बहुत बड़ी हस्ती है, चल इसके लिए इसके पक्ष में कानून सुना दे, फैसला सुना दे। तो जब आप जाएंगे पुलिस थाने में तो वो आपसे तथ्य मांगेगा, तथ्य के रूप में मांगेगा कि लाइए चोट के निशान दिखाइए। आपने चोट के निशान दिखा दिए, वो उस बात को लिखेगा। फिर पूछेगा गवाह लाइए। गवाह का मतलब ये कि किसने इस घटना को देखा, तो आपके गवाह को वहां बुलाया जाएगा। फिर गवाह जब ये सत्यता प्रमाणित करेगा कोर्ट में जाकर कि हां सर ये सही बात है कि इस एक्स पर्सन को वाई पर्सन ने पत्थर मारा था, तब जाकर के कोर्ट उस वाई पर्सन को सजा सुनाएगी कि हां भाई ऐसा हुआ था। आ गई बात समझ में? यानी कि ये एक ऐसा विषय है,
कोई भी घटना हो, अगर आपने किसी को पीट दिया, आपने चोरी कर ली, वो तब तक सजा, आपने कई बार सुना होगा ना, गवाह के अभाव में बरी कर दिया गया। गवाह के अभाव में आपने बहुत सारे बाहुबलियों के बारे में ऐसा सुना होगा, जो बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना, मतलब गुंडे टाइप के, मवाली टाइप के जो क्षेत्रों के अंदर बन जाते हैं, उनके बारे में आपने क्या सुना होगा कि भाई वो मर्डर के केस में भी बाहर घूम रहा है। बाहर क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसके खिलाफ बोलने के लिए कोई गवाह देने वाला व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति गवाह देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो फिर कैसे उसे जेल में डाला जाए? क्योंकि कानून यह कहता है कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है आप सामने वाले को फंसाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हो। तो यह शायद एक प्रकार से गलत भी है और सही भी है, क्योंकि कोई किसी को ऐसे तो कभी भी फंसा देगा। अब दूसरा पॉइंट सुनिए साथियों। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरा पॉइंट क्या है? ऐसी स्थिति में यदि कभी ऐसा हो कि कोई व्यक्ति जो मर रहा हो, कोई व्यक्ति यदि वो मर रहा है और मरते समय वो ये बोल देता है कि मेरे मारने के लिए ये जिम्मेदार हैं, तो उस व्यक्ति को सजा हो जाएगी। अब आप पूछेंगे सर क्यों? कोर्ट इस समय यह नहीं मांगेगा क्या कि किसने गवाह दी, या ये नहीं पूछेगा क्या कि बता कौन और कहता है कि इसी ने तुम्हें मारा? तो यही आपको समझना चाहिए। भारत में ये जो नियम है इसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। और डाइंग डिक्लेरेशन क्या है कि मरता हुआ कभी भी कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ऐसा भारत के साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 में लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में? अगर मरता हुआ कोई व्यक्ति किसी के ऊपर भी आरोप लगा के मरता है तो ऐसी स्थिति में उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे गवाहों के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाए। यानी इन जनरल एक जीवित आदमी किसी के ऊपर आरोप लगाएगा तो कोर्ट उसे नहीं मानता, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के तहत मरते हुए व्यक्ति की जो बात है वो मानी जाती है, और यही है डाइंग डिक्लेरेशन। अब आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, इस बात को नोट कौन करेगा, कौन मानेगा इस बात को कि हां ये बात कही थी या हुई थी? कोई मरने वाला व्यक्ति किसके सामने ये बात बोले? तो अगेन अब यहीं से एक नया प्रश्न पैदा होता है कि भाई ये किसके सामने बयान दिया जाना चाहिए। इन जनरल तो ऐसा माना जाता है कि मजिस्ट्रेट जो होता है उसकी प्रेजेंस में जो पीड़ित अभी मरणासन्न है वो अगर अपना बयान दे दिया तो उसका बयान फिर रजिस्टर माना जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया उसने जो बयान है, कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति आग में झुलस गया, आग में झुलस गया तो आग में झुलसा हुआ व्यक्ति जिसने उसे झुलसाया है उसके खिलाफ अगर बयान देता है तो मजिस्ट्रेट उसके बयान दर्ज करने खुद पहुंचते हैं और उसके बयान लिख कर लाते हैं कि बताइए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। तो वो बताता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये सामने वाला व्यक्ति है। तो इस आधार पर मजिस्ट्रेट उसको पूरी तरह सही मान करके आगे चलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मरने वाले व्यक्ति के सामने मजिस्ट्रेट होता नहीं है, मतलब एक ऐसी परिस्थिति कि कोई व्यक्ति मर रहा है लेकिन वहां मजिस्ट्रेट नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो वहां पर उपस्थित व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, जो उस जगह पर उपस्थित व्यक्ति है या फिर उस मरते हुए व्यक्ति ने अपने द्वारा कोई सुसाइड नोट लिखा या फिर उसने अपना कोई ऑडियो रिकॉर्ड किया या कोई वीडियो रिकॉर्ड किया, जो प्रमाण उसने प्रस्तुत किए उन्हें भी आधार बनाया जा सकता है। लेकिन यह आधार बनाने के बाद यदि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हुआ तब तो वो एकदम 100% करेक्ट माना जाएगा। लेकिन यदि यह किसी अन्य आधार के माध्यम से पहुंचाया गया, जैसे सुसाइड नोट या वीडियो या कोई और घटना, अगर उस माध्यम से यह बात पहुंचाई गई तो फिर इस स्थिति में उसकी विश्वसनीयता की जांच की जाती है। विश्वसनीयता की जांच का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति ने मरने के बाद में, मरने से पहले जो रिकॉर्ड किया है, कहीं वो किसी ने उसके अंदर हेरफेर तो नहीं कर दिया, क्या किसी ने उसी की राइटिंग में कुछ और तो नहीं लिख दिया, कहीं उसने लिखा जो था वो किसी के दबाव में तो नहीं लिखा, क्या किसी ने मारने से पहले खुद ही तो नहीं लिखवा लिया उससे कि मैं अपनी मौत का जिम्मेदार इस व्यक्ति को मानता हूं और फिर उसे मार दिया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो उसकी विश्वसनीयता परखी जाती है। तो ये रिसेंट डेज में चर्चाओं में है और इसके ऊपर बहुत डिबेट भी होती है कि मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं होता तो डाइंग डिक्लेरेशन कई बार गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी के दबाव में भी लिखवाया जा सकता है और इसकी विश्वसनीयता हमेशा कटघरे में रहती है, लेकिन यह बहुत बड़ा एविडेंस माना जाता है। तो चूंकि यह वर्तमान में ट्रेंड में है इसलिए आप इस धारा को याद रखें, डाइंग डिक्लेरेशन क्या है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है ना।
उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आ गई होगी कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। क्लियर? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, इसे आप जरूर देखिएगा। इसके बारे में जो भी तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो साथ में मेरी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन पढ़ना, तो आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना तो अनअकैडमी पर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 57.5 के रुपीस में उपलब्ध है। यह सब्सक्रिप्शन प्राइस 1 अगस्त से बढ़ने वाले हैं। यदि आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको सीएसई अश्योर दे रहा है। सीएसई अश्योर का मतलब है कि 28 जुलाई तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन मुफ्त दिया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 रुपए का जो टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। 30,000 रुपए के जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हैं वो फ्री में दिए जा रहे हैं, मतलब उसी प्लान में दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपके प्लान की वैलिडिटी 2022 तक दी जा रही है। 20 बुक्स ऑफ वर्थ ₹10,000 आपको दी जा रही हैं। और इसके अलावा जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क मी सेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए। फोन नंबर से आप जब यहां रजिस्टर कर लेंगे तो यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके साथ साथ आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ साथियों, इसके साथ साथ आप और क्या देख सकते हैं, यदि आप इस कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, वहां पर आपको मेरे कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।